हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एमए की कॉपी को कैसे लिखते हैं। जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि एमए या फिर बीए की कॉपी को किस तरह से लिखते हैं, तो उसी पर आधारित ये सेशन होने वाला है। तो दोस्तों चलिए, हम सभी लोग आज कुछ नया सीखने वाले हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि एग्जामिनर जो है वो आपकी जो कॉपी है उसको देखकर अट्रैक्ट हो और आपको बेहतर नंबर दे, यदि आप अपने कहीं एमए में यदि नंबर कम पा रहे हैं तो उनको इंक्रीज करने के लिए जो टिप्स और ट्रिक्स हैं उन्हें किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए कि हमारे जो नंबर हैं वो बढ़ जाए, तो इसके लिए हम ये वीडियो लाए हैं और आप सभी लोग इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले जो हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए जब हम एमए की कॉपी लिख रहे हैं तो वो क्या है। तो यहाँ पर क्वांटिटी को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना होता है, क्योंकि जैसे कि जो बड़े-बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें क्वांटिटी मायने रखती है। यदि हम थोड़ा ही लिखेंगे और वो क्वालिटी से भरा हुआ है, तो उसमें एग्ज़ामिनर को ये नहीं समझ में आता है कि ये सचमुच में ऐसा लिखे हैं, और हो सकता है कि वो कहीं अदर कुछ लर्न करके या मतलब कि कहीं रट्टा मार वाला हो, इस तरह हो सकता है। लेकिन यदि हम उसको जो हमारी कॉपी है, जैसा कि इतने समय 28 से 30 पेज की कॉपी आती है, तो उसको यदि हम पूरी तरह से भर रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं इम्प्रेशन डालने वाली रहेगी। लेकिन यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखनी है कि हम जो कॉपी पूरी तरह से भरे हुए हैं, उसमें क्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए। यदि उसमें क्वालिटी नहीं है, तो वो कहीं न कहीं ये देखने को पाएँगे कि एग्ज़ामिनर अच्छे नंबर नहीं देगा। और ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें अपनी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को बरकरार रखनी है, दोनों बराबर होनी चाहिए। यदि हम क्वालिटी पर भी ध्यान देते हैं, यदि थोड़ा बहुत पढ़ के जाते हैं, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है, क्योंकि वहाँ पर आप जब लिख रहे होते हैं अपनी कॉपी को, तो स्पीड को भी मेंटेन करना होता है। और उसी के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम हॉल पर जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो उसे हैंडल करना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मेरा पॉइंट होगा कि हम जो कॉपी है उसको किस तरह से लिखें जिससे कि जो एग्ज़ामिनर है वो बहुत अच्छे नंबर दे और जो हमारे मार्क्स हैं वो भी अच्छे मिले। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको कोटेशंस को ऐड करनी है। क्या ऐड करनी है? कोटेशंस। जैसे आप यहाँ थोड़ी छोटी-मोटी कोई मतलब पढ़ाई थोड़ी ना कर रहे हैं, आप यहाँ पर मास्टर बन रहे हैं किसी सब्जेक्ट का। तो हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो ये एक बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, जहाँ पर आप ये देखने को पाएँगे कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें लर्न करना होता है। तो हम जब कोटेशंस को ऐड करते हैं, बीच-बीच में यदि हम कोटेशंस बहुत अच्छी तरीके से लिखते हैं, उनको डायग्राम बनाकर लिखते हैं, उनको बढ़िया बॉक्स में फिल करके लिखते हैं, तो वो हमारे लिए कहीं न कहीं हेल्पफुल होंगे। और जब एग्ज़ामिनर कॉपी चेक कर रहे होंगे, तो उनका जो माइंड होता है वो थोड़ा-सा डाइवर्ट हो जाता है। वो उनको कॉपी जब अट्रैक्टिव लगती है, तो वो अच्छी तरह से देखेंगे और उसको भी अच्छे से नंबर भी देंगे। तो ये बात बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है कि कोटेशंस तो ज़रूर से ज़रूर ऐड करनी है। कम से कम पूरी जो हमारी कॉपी होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करें कि कोटेशंस को ऐड करें। या हमको यदि नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह से करना है, तो हमें कुछ कोटेशंस जो टॉपिक दिए होते हैं उनको लर्न करना होता है और उसमें से उन्हें हमें लिखना होता है। तो यहाँ पर यदि आप बहुत ज़्यादा नहीं लर्न कर पा रहे हो तो थोड़े बहुत याद करके चले जाओ, और जैसे देखो कि कोई अदर टॉपिक है वो मिल रहा है तो उसकी कोटेशंस भी वहाँ ऐड कर दो, तो ये हेल्पफुल साबित होगा। और दूसरी बात करें कि यहाँ पर टेक्स्ट कोटेशंस भी लिखी जाती हैं, जैसे क्रिटिकल कोटेशंस हो गई और दूसरी टेक्स्ट कोटेशंस। टेक्स्ट कोटेशंस का मतलब है कि जो बुक में दी हुई होती हैं, जैसे कोई टॉपिक है उसके बुक में दी हुई हैं तो उनको उठा लो, उन्हें वहाँ पर यदि लिखते हो तो कहीं न कहीं अच्छे नंबर मिलेंगे। और क्रिटिकल कोटेशंस का मतलब है कि जैसे कोई अदर राइटर है वो बता रहा होता है कि ये जो लिखे हैं, जो जिस किसी राइटर के बारे में लिखे हैं, तो वो कहाँ तक हेल्पफुल है, वो कितना अच्छा है, कितना गलत है, इसके बारे में बताते हैं, तो वो भी कहीं न कहीं हेल्पफुल होता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, यदि आप डायग्राम बनाकर लिखते हो तो वो कहीं न कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि आप अच्छे नंबर गेन कर पाओ। क्योंकि एमए वगैरह में थोड़ा-सा मुश्किल होता है ज़्यादा अच्छे नंबर लाना, और हम यदि अच्छे नंबर लाएँगे तभी हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो कहीं न कहीं इम्प्रेसिव होगा।
अब यहाँ पर जैसे कि मैं आंसर राइटिंग की बात करूँ तो हमको आंसर राइटिंग किस तरह से करना है, तो आपको 3-4 पेज कम से कम एक अपना फॉर्मा बना के रखना है। वो मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो सभी में फिट बैठ जाए। जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन जैसे ऐसे से रिलेटेड हैं तो आपको ऐसा फॉर्म अप तैयार करके रखना चाहिए कि वो जब आप वहाँ एग्ज़ाम हॉल में बैठे हों तो आप उसी को वहाँ पर पेस्ट कर सको और उसमें उसी से रिलेटेड जो कि टॉपिक वहाँ पर पूछा गया है उससे रिलेटेड आप वहाँ पर टेक्स्ट को लिख सको। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप वहाँ पर ऐसा कोई फॉर्मा बना के रखते हैं तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा और ये कहीं न कहीं आपको नंबर भी गेन करवाएगा। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक एसे को बताती हूँ, भीमराव अम्बेडकर जी का है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो यहाँ पर ये जो एसे है इसमें यदि आपको क्रिटिकल कमेंट्स करने को पूछा जाए, एनालिटिकल कमेंट पूछे जाएँ कि किस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर पाओगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद फिर कोटेशंस को ऐड करेंगे। क्योंकि यहाँ पर कोटेशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप जितनी ज़्यादा कोटेशंस लिखोगे उतना ही इम्प्रेसिव होगा, जो आपका पेपर होगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव होने वाला है। और उसके बाद फिर क्या करोगे, उसके बाद जैसे भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में उनकी बायोग्राफी जो लाइफ है उसके बारे में थोड़ा सा लिखोगे और उसको भी हो सके तो डायग्राम के माध्यम से लिखो। किस तरह से लिखो, डायग्राम के माध्यम से, कि क्योंकि इस तरह यदि आप लिखोगे तो वो इम्प्रेसिव दिखेगा। और उसके बाद फिर जो आपका मेन वहाँ पर हेडिंग दी हुई है उसको वहाँ से पेस्ट करो और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी हेडिंग्स होती हैं जो आप बना सकते हो उससे रिलेटेड। क्योंकि जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ कि किसके, दलित लिटरेचर के बारे में, जो ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है ये ऐसे है, ये दलित लिटरेचर पर आधारित है। तो दलित लिटरेचर से जो रिलेटेड हैं थीम्स हैं उनके बारे में जो और दूसरी तरह के जो पॉइंट्स हैं उनको लिखिए और उसी में फिर उसको पूरी तरह से पेजों को भरिए। और उसके बाद फिर आगे क्या करना है, तो वहाँ पर फिर हमको और दूसरी हेडिंग्स लेनी है और वहाँ पर भी क्रिटिकल कमेंट्स देने हैं। जो दूसरे राइटर उस बुक के बारे में बात किए होते हैं, बोले होते हैं कि ये बुक किस तरह से है, उसके बारे में लिखना होता है। उसके बाद आप कंक्लूजन में जा सकते हैं। यदि आपको और हेडिंग्स जो आपको समझ में आ रही हैं कि ये इससे रिलेटेड हैं और ये करेक्ट हैं तो उन्हें भी आप जोड़ दीजिए। और फिर कंक्लूजन में भी आपको कोटेशंस ज़रूर देनी है। यदि आप कोटेशंस लिखते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखेगा जब आप एग्ज़ामिनर आपकी कॉपी को चेक करेगा। तो जैसे उसका मूड, कभी-कभी कोई एग्ज़ामिनर ऐसे होते हैं कि उनका मूड नहीं अच्छा होता है, तो वो जैसे आपकी कॉपी सामने आती है और वो इम्प्रेसिव लगती है, वो अच्छी दिखती है, हैंडराइटिंग वगैरह सब कुछ अच्छा होता है, तो वो कहीं न कहीं अच्छे नंबर देते हैं। और यहाँ पर एक मेन बात कि आप जैसे हेडिंग डालते हो तो हेडिंग कैसी डालनी है, तो आप स्केच का यूज़ कर सकते हो, ब्लैक ब्लू स्केच का यूज़ कर सकते हो और पेन को तो अपने अकॉर्डिंग जिस पेन से आपको लिखने में सुविधा हो उसी से आप यूज़ करो, उसी का यूज़ करो, जिससे कि आपको वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो और आप इसी तरह से अपनी जो कॉपी है उसको बहुत अच्छे से लिख सकते हो। और यहाँ पर जैसे पोएम्स कभी-कभी देखने को मिलती हैं, पोएट्री भी आ जाती हैं, तो उनको कैसे लिखना है? तो पोएट्री की बात करूँ, तो सबसे पहले हम जैसे रेफ़रेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन से शुरू करते हैं। तो वहाँ पर रेफ़रेंस, कॉन्टेक्स्ट तो सभी लोग बहुत अच्छे से लिख लेंगे। वहाँ राइटर्स और जो नेम होता है पोएम का, उसको लर्न करके रखना होता है, जिससे कि वहाँ पर हमको ज़्यादा दिक्कत ना हो कि ये किस पोएम से ली गई है, ये फाइंड करने में प्रॉब्लम ना हो। और उसी को जोड़ते हुए लिखते हैं। और कॉन्टेक्स्ट की बात करूँ तो उसमें क्या लिखना है एक्सप्लेनेशन में, उसकी ब्रीफ समरी थोड़ी-सी दे देंगे तो वो कहीं न कहीं हेल्पफुल होगा। और एक्सप्लेनेशन के बाद जब हम उसका क्रिटिकल कमेंट्स इसमें भी लिखते हैं कि ये इसमें कौन-सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है, लिटरेरी टर्म्स कौन-सी यूज़ की गई हैं और ये किस तरह की पोएम है, क्या बताना चाहती है। हम इस तरह से जब यूज़ करते हैं तो वहाँ पर यदि हम फिगर ऑफ स्पीच के जैसे कोई एग्जाम्पल हैं उनको लिख कर बता दें, तो इस तरह से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पर कॉपी को फिल करते हैं, तो वो कहीं न कहीं बहुत अच्छी, सब जैसे अदर स्टूडेंट्स होते हैं उनसे कहीं न कहीं अलग हो जाएगी आपकी कॉपी और आप बहुत ही अच्छा लिख पाओगे, तो ये भी हेल्पफुल होता है। अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जो कॉपी होती हैं जैसे डायग्राम कैसे बनाने हैं, इसको किस तरह से लिखना है, मैं किस तरह से लिखती हूँ जिससे कि जो नंबर हैं वो थोड़ा अच्छे मिलते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो मैं आपको बताऊँ सबसे पहले, तो जैसे आप यहाँ पर देख पाएँगे
कि ये जैसे मैंने इसका बायोग्राफी भीमराव अम्बेडकर जी की बायोग्राफी के बारे में, तो मैं इस तरह से डायग्राम बनाती हूँ और फिर उसके अंदर ही लिखती हूँ। यहाँ पर मैं बार बार उस तरह नहीं लिखती कि बहुत ज़्यादा मतलब कॉपी को फिल करना है। यदि डायग्राम होंगे तो बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। अब यहाँ पर जैसे कोटेशंस को कैसे लिखनी है, तो मैं इस तरह से कोटेशन को लर्न करती हूँ, लिख लिख कर लर्न करती हूँ और फिर उनको लिख वहाँ एग्ज़ाम में भी ऐसे ही यदि हम इस तरह से लर्न करके जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम यदि ऐसे डायग्राम बनाते हैं और उसके बीच में बॉक्स के अंदर लिखते हैं तो वो थोड़ा अच्छा दिखता है। यदि हम इसको स्केच और उस तरह लिखेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब आप यहाँ पर जैसे दूसरे बॉक्स देख सकते हैं कि यदि आप इस तरह से बॉक्स बनाते हो तो वो भी हेल्पफुल होगा। और इसके बीच में जैसे ये बॉक्स हो गए, इसके अंदर हम कोटेशंस लिख रहे हैं और इसके बाद फिर आप देखोगे कि यहाँ जैसे जगह बच रही है तो थोड़ी सी लाइन्स लिखनी है, उसके बाद फिर दूसरी कोटेशंस को लिखनी है। ऐसे करके आप बना सकते हो। और आगे बात करूँ तो किस तरह से लिखना होता है, जैसे आप यहाँ पर ऐसे करके और भी बना सकते हो, उसके बाद कंक्लूजन दे सकते हो, उसके बाद फिर नीचे ऐसे करके भर सकते हो। ऐसे यदि कॉपी लिखोगे तो कहीं ना कहीं वो अलग दिखेगी, जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनसे अलग। अब जैसे मैंने यहाँ पर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, उसमें थीम के बारे में पूछ रखा है कि किसी क्वेश्चन के बारे में जो है उसमें थीम बतानी है। तो जैसे दलित लिटरेचर हो गया तो वहाँ पर आप देखोगे कि दलित लिटरेचर की जो थीम होती है तो ज़्यादातर तो सब सेम होती हैं, क्योंकि बहुत सारे राइटर होते हैं जो एक ही विषय पर लिखते हैं। तो वहाँ पर कुछ हेडिंग ऐसी होती हैं, कुछ थीम ऐसी होती हैं, एक दो थीम होंगी जो डिफरेंट होंगी, लेकिन कुछ ऐसी थीम होंगी जो सेम होती हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह का डायग्राम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेन थीम 2 में लिख दिए, बाकी जो अदर थीम होती है उनको ऐसे करके हम लिख सकते हैं। तो ये भी हेल्पफुल होगा। और दिखाऊं कि किस तरह से हम डायग्राम बना सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के डायग्राम भी बहुत ज़्यादा चलते हैं। यदि यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं, कभी पूछा जा रहा है, तो ऐसे करके कैरेक्टरिस्टिक्स में उनमें कंपेयर कर सकते हैं कि ये किस तरह से कंपेयर में आ रही हैं, तो ये भी हम दिखा सकते हैं। और उसके बाद फिर हम कंक्लूजन लिख रहे हैं और वहाँ भी कोटेशंस ज़रूर देनी है। यहाँ पर जब सबसे ज़्यादा जो मेन बात है वो कोटेशंस पर है। यदि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, यदि हम थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहे होते हैं और इस तरह आर्ट बनाने की हमें आदत है, तो वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होती है और एग्ज़ाम में बहुत जल्द हो जाता है। तो आप लोग भी इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिएगा, जिससे कि आपके नंबर भी अच्छे आएँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। हो सकता है कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे और अपने भी एग्ज़ाम में जब आप पेपर दे रहे होंगे तो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यदि आप 2 4 10 लोग या फिर कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उससे आप लोगों को लाभ होगा, तो मेरी मेहनत भी कहीं न कहीं सफल होगी। और यही मकसद है कि आप लोग भी अच्छे से अपनी कॉपी आंसर राइटिंग लिख कर आओ और वहाँ पर सिस्टमैटिक ढंग से लिखो, तो आपको भी अच्छे नंबर प्राप्त हों। ओके, थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट टाइम। कैरेक्टरिस्टिक्स